Hello everyone, how are you all? Welcome to ID Infusion by Triumph Academy. As you all know, हमारे चल रही हैं जीई की स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की सीरीज यूनिट 1 और 2 हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कर आ चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग। शुरू के 2 यूनिट्स आसान थे, ये यूनिट जो है आपका उन दोनों यूनिट से रिलेटेड जो है काफ़ी हार्ड होने वाला है। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपके लिए कंटेंट लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं अपनी साइड से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और आपको भी कंटेंट मिलता रहे। और जो भी अब नेक्स्ट वीडियो है आपको चाहिए उसके बारे में कमेंट ज़रूर करें, और जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द ₹150 ओनली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन एंड पिन कमेंट, तीनों जगह आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं रैंडम वेरिएबल्स के बारे में। तो रैंडम वेरिएबल्स किससे बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू जो है हमारी डिपेंड करती है आउटकम के ऊपर। कौन सा आउटकम के ऊपर? यानी कि जो भी हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट करा, रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने लास्ट यूनिट के अंदर समझे क्या होते हैं। तो जो भी हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट करा उससे जो भी रिजल्ट आए, तो उनके ऊपर जो है जो भी आउटकम आए, जो भी रिजल्ट आए, उसके ऊपर जो डिपेंडेंट वैल्यू है वो डिपेंडेंट वैल्यू रैंडम वेरिएबल कहलाई जाएगी। और इसको जो शो करा जाता है मेनली एक्स, वाई और जेड से शो करा जाता है। तो एक रैंडम वेरिएबल वो फंक्शन होता है जिसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाती है, एक न्यूमेरिकल नंबर जो है हम इनको असाइन कर देते हैं। यानी कि जो भी हमारा आउटकम आया है सैंपल स्पेस के अंदर से, जो भी रिजल्ट आया है, हर रिजल्ट को जो है हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं, एक नंबर दे देते हैं। वही नंबर हमारा क्या कहलाया जाता है? रैंडम वेरिएबल कहलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, एक हमने सिक्का उछाला। अब सिक्का उछाल कर हमारी दो चीज आ सकती हैं, या तो हेड आ गया एक बार, ठीक है, एक ही बार सिक्का उछाला था तो हेड आया था हमारा एक बार, टेल नहीं आया क्योंकि हमने एक ही बार इवेंट करा है और नहीं करा, तो सिर्फ और सिर्फ हेड आया। तो जो रैंडम वेरिएबल है एक्स, वो ये होगा कि एच आने का एच जो था वो एक बार आया, टेल एक भी बार नहीं आया, है ना। तो हमारा क्या होगा? ये जो रैंडम वेरिएबल हो गया एच का 1 होगा और टी का 0 हो गया। तो यही हमारा रैंडम वेरिएबल कहलाया जाता है। अब मान लो डाइस से समझाता हूँ, आपने डाइस फेंका और आउटकम आप क्या है कि जो है आपके 1 जो है 1 टाइम्स आया, 2 2 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 4 4 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, 6 6 टाइम्स। तो ये हमारा आउटकम है, इनको हमने जो है वैल्यूज असाइन कर दी। तो अब अलग अलग टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं, मेनली जो ये डिवाइडेड होते हैं, 2 टाइप में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक होता है हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल उस टाइप का रैंडम वेरिएबल होता है जो सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल वैल्यू को अपना पार्ट बनाता है। यानी कि ऐसी वैल्यू जिसको आप काउंट कर सकते हो, ऐसी वैल्यू को ये अपना पार्ट बनाता है जिस वैल्यू को आप लिस्ट कर सको, जिस वैल्यू को आप काउंट कर सको, वो हमारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर आती है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, तो उसको आप काउंट कर सकते हो, उसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं, ऐसा नहीं है उसको आप काउंट नहीं कर सकते कि 10 स्टूडेंट होंगे, 11 12 13, आप काउंट कर सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। या फिर हमारा डिफेक्टिव बल्ब है, तो डिफेक्टिव बल्ब भी आप काउंट कर सकते हो, अनलिमिटेड थोड़ी नहीं होंगे, आप काउंट कर सकते हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, तो ये चीज भी काउंट की जा सकती है। या फिर हमने जो है 3 बार एक ही सिक्का उछाला, तो हमारा जो है हेड कितनी बार आ रहा है वो चीज़ भी हम काउंट कर सकते हैं कि ये एक भी बार नहीं आया, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, ये चीज़ हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाए जाएंगे? हमारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहलाए जाएंगे। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की खासियतें क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कि सबसे पहली बात है काउंटेबल वैल्यूज होती हैं, ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है फाइनाइट होती हैं। फाइनाइट का मतलब ये है इनको हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबली इनफाइनाइट जो है, इनफाइनाइट भी उस सेंस में होती हैं कि जो है जिनको हम काउंट कर सकें, इनफाइनाइट भी है बट काउंट कर सकें। तो ये चीज़ होती है। और ये जो है हमारी जो मिलती है हमें काउंटिंग करने के बाद मिलती है। एक्चुअली में इसके अंदर हमें पहले काउंटिंग करनी पड़ती है और उसके बाद इसकी वैल्यू हमें पता लगती है। तो ये खासियतें होती है। तो जो ग्राफ है हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल का, वो इस तरीके से कुछ बनता है कि प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर जो है हमारे पॉइंटर बने हुए, ये ग्राफ है हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल्स का, क्योंकि वैल्यूज जो है यहाँ पर खास पॉइंट पर आ रही है। 0 पर आपकी 0.2 आ रही है, 1 पर 0.4, 2 पर आपकी 0.3, 3 पर आपकी, ये थोड़ा आगे पीछे होकर बन गया। नेक्स्ट आता है हमारे, हमने 2 टाइप के पढ़े थे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट समझ लिया, अब बात करते हैं हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की। अब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो किसी भी वैल्यू को अपना पार्ट बना सकता है, बस वो वैल्यू जो है आपकी रेंज के अंदर होनी चाहिए, ठीक है।
इसके अंदर कोई भी वैल्यू हमारा पार्ट बन सकती है, बट वो वैल्यू इसके अंदर होनी चाहिए, हमारी रेंज के अंदर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हाइट हो गई स्टूडेंट्स की, हमने हाइट का क्राइटेरिया सेट कर लिया कि इतने से इतने के बीच में हाइट होनी चाहिए, तो अगर उसके बीच में लाई कर रही है तो कंटिन्यूअस है वो। वेट का हमने क्राइटेरिया सेट कर लिया 60 के और 70 के बीच में होनी चाहिए, तो उसके बीच में है तो वो हमारी कंटिन्यूअस है। या फिर टाइम टेकन जो है हमने देख लिया कि एक बच्चा कितने टाइम में एग्जाम जो है कंप्लीट करता है, तो कितने का होगा आपका, 3 घंटे का एग्जाम है मान लो, तो अब हमने जो है इसके अंदर से या तो कोई बंदा जीरो में ही उठ जाएगा और मैक्सिमम 3 घंटे तक बैठा रह सकता है, यही तो चांसेस हैं। या तो एक बंदा बैठते ही उठ जाए एग्जाम में, या फिर वो 3 घंटे तक बैठा रहे, कोई 1.5 घंटे बैठेगा, कोई 2 घंटे, कोई 2 घंटे 40 मिनट। तो आपकी जो वैल्यू 0 से 3 आवर्स के बीच की जो भी वैल्यू है, जितने भी मिनट कोई भी बंदा बैठ रहा है, वो हमारी कंटिन्यूअस वेरिएबल का अंदर काउंट होगी। क्यों? क्योंकि आपने ग्रेन डिसाइड कर ली कि 0 मिनट से 180 मिनट, 3 घंटे 180 मिनट हो गए, तो आपने मिनट्स का क्राइटेरिया सेट कर लिया कि इन दो के बीच की कोई वैल्यू होगी, या फिर ये दोनों वैल्यू भी हो सकती हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, कंटिन्यूअस वेरिएबल। खासियत इसकी ये होती है कि इसके अंदर इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, यानी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बस वो वैल्यू जो है हमारी बीच की होनी चाहिए, रेंज की बीच की होनी चाहिए। इसके अंदर यहाँ पर ये चीज़ें मेजर की जाती हैं, नापी जाती हैं, यहाँ पर कोई चीज़ काउंट नहीं की जाती। यहाँ पर आप ये देखोगे 1.5 घंटे में उठा, 2 घंटे में उठा, तो आप हर मिनट गिनोगे थोड़ी, आपको आइडिया हो जाएगा टाइम देख के, आप मेजर करोगे, काउंट नहीं करोगे। और यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज भी आएंगी, यानी कि यहाँ पर पॉइंट्स में भी सेकंड इंक्लूड हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगर आपका वेट है तो 60.5 भी हो सकता है वो, या फिर 75.8, कुछ भी वेट हो सकता है एक इंसान का, हाइट भी कुछ भी हो सकती है, डेसिमल्स में भी हो सकती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये खासियतें होती हैं इसकी। ठीक है, अब जो ग्राफ बनता है वो हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल को, वो कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व होता है, ये कुछ इस तरीके से बनता है जो हमारा ग्राफ होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल का। ठीक है, तो अब हमारा डिफरेंस क्या है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल के बीच में, फर्क क्या है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस जानते हैं, फर्क जानते हैं, तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के बीच में। जो डिस्क्रीट का नेचर होता है वो काउंटेबल होता है कि इसको आप काउंट कर कर बता लगा सकते हो, और जो कंटिन्यूअस का होता है वो मेजरेबल होता है कि आप इसको नाप सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो इसका कि क्या वैल्यू होगी, नाप सकते हो आप इसे, काउंट नहीं करते आप यहाँ पर। और जो डिस्क्रीट के अंदर वैल्यू आएगी वो किसी किसी खास पॉइंट पर आएगी, स्पेसिफिक पॉइंट पर आएगी कि ये वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर है। बट आपके यहाँ पर कंटिन्यूअस के कोई भी वैल्यू आ सकती है, बट वो वैल्यू जो है इंटरवल के बीच की होगी वो, या फिर रेंज के बीच की होगी। डिस्क्रीट का एग्जांपल क्या होगा कि क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, या अगर कंटिन्यूअस का एग्जांपल ये हो गया बच्चों की हाइट क्या है। और डिस्क्रीट के अंदर हमारा जो ग्राफ बनता है वो बार ग्राफ बनता है, और इसके अंदर जो है हमारा कर्व बनता है, ये हमने ऊपर भी देख लिया। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, जो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ये डिस्क्राइब करता है, ये चीज़ बताता है कि किस तरीके से जो जो भी हमारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको असाइन किया गया है, जो भी हमारे रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज आई थी, रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज मैंने ऊपर बता दी थी, तो जो भी रैंडम वेरिएबल्स की हमारी वैल्यूज आई थी उनके अकॉर्डिंगली जो है हमारी प्रोबेबिलिटी को किस तरीके से असाइन किया गया है, वो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिखाता है, सारी पॉसिबल वैल्यू, ऑल द पॉसिबल वैल्यू रैंडम वेरिएबल की, और जो है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिव कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, यानी रैंडम वेरिएबल की क्या वैल्यूज हैं और उनकी क्या प्रोबेबिलिटीज हैं। तो सारी वैल्यूज और सारी प्रोबेबिलिटीज जो है आपकी इसके अंदर जो है इंक्लूड की जाती हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ हेड जो है एक कॉइन टॉस के अंदर कितना आ सकते हैं, 0 आ सकते हैं, 0 आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है आपकी, 1 आने की भी प्रोबेबिलिटी आपकी हाफ है। तो एक्स हो गई आपकी, या तो 0 आएगा या एक बार आएगा, यही तो हो सकता है, और कुछ तो नहीं हो सकता कि आपका हेड या तो 0 टाइम्स आएगा या 1 टाइम्स आएगा, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा। और प्रोबेबिलिटी क्या है 0 टाइम्स आने की, ये भी हाफ है, और 1 टाइम्स आने की ये भी हाफ है। क्यों? क्योंकि दो ही ऑप्शंस होते हैं आपके, है ना। तो कंडीशन क्या होगा कि कंडीशन इसके अंदर ये दे रखी है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, ये मैंने लास्ट यूनिट के अंदर भी बताया था कि आपकी जो है हमेशा 0 और 1 के बीच की लाई करेगी, ना तो नेगेटिव में होगी ना 1 से बड़ी होगी। हमेशा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। और दूसरी ये है कि जब हम सब प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर 1 आना चाहिए, जैसे कि ऊपर 1/2 और 1/2 था, तो दोनों का ऐड करते हैं तो हाफ और हाफ 1 बनता है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि दो ये जो वैल्यूज हैं, यानी कि ये 1/2 और 1/2, ये दोनों ही 0 और 1 के बीच की होनी चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। और जो भी हमारी वैल्यूज हैं उनको मिलाकर हमारा आंसर 1 आना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, ना ही कम आना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, खासियतें क्या होती हैं हमारी प्रोबेबिलिटी
डिस्ट्रीब्यूशन की। सबसे पहले इसके अंदर आता है मीन। मीन जो हमारा शो करता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू को शो करता है, यानी कि ये एवरेज आउटकम दिखाता है। तो मीन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स पी एक्स। वेरिएंस जो होता है वो हमारा स्प्रेड दिखाता है। वेरिएंस जो है हमारा एक्स का वो कुछ इस तरीके से निकाला जाएगा, ई एक्स स्क्वायर है ये हमारा माइनस ई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है हमारा वेरिएंस निकाला जाता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारा फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है हमारे दोनों ही बराबर होते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन हमारे दोनों ही क्या हो गए, बराबर हो गए। तो कॉमनली यूज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका हम मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल करते हैं वो सारे अब आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है कि जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उन सारी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, सारी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू बराबर होती है। फॉर एग्जांपल आपने जो एक डाइस फेंका और डाइस फेयर है, यानी उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 ही है नंबर और एक एक बार ही है, ये फेयर डाइस बोला जाता है। कोई चीटिंग ना होगी, 4 2 बार है, 5 2 बार है। तो यहाँ पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी सारे आउटकम्स की वो 1/6 होनी चाहिए। ठीक है, अब 1 की भी 1 प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी, 5 की भी, 6 की भी, हर किसी की प्रोबेबिलिटी 1/6 होनी चाहिए। यानी कि कुछ भी आप वैल्यू रख दो 1 2 3 4 5 6, हर किसी के लिए जो है प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। तो हमारा क्या कहलाया जाएगा, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहलाया जाएगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, इसकी खासियतें क्या हो गई, सब इक्वल लाइकलीहुड होते हैं, सब मिलते जुलते होते हैं, आगे पीछे के ही होते हैं, किसी में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन को ये शो करता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन को ये शो करता है। और ये मोस्टली जो हमारा बनता है रेक्टेंगुलर शेप का बनता है। कैसी शेप का बनता है, रेक्टेंगुलर शेप का। तो इसका ग्राफ दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी इसकी वैल्यू 1 से 6 तक, और यहाँ पर जितने भी बार्स होंगे वो सबकी इक्वल हाइट होगी। ठीक है, चाहे आप 1 का ग्राफ देख लें तो ये भी 1/6 के बराबर ही होगा। मान लीजिए यहाँ पर 1/6 है तो 2 भी 1/6 के बराबर ही होगा, 3 भी। ऐसे ही 6 तक जो है सारे 1/6 के बराबर ही होंगे, सबकी वैल्यू सेम ही होगी हमारी। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब हमारा आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब एक एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है रिपीटेड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हो रहे होते हैं, यानी कि दो ही आउटकम है और दो ही आउटकम के ऊपर बार बार जो है इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हो जा रहे हैं। ठीक है, तब हम जो इस्तेमाल करेंगे, अपने क्या इस्तेमाल करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। तो आउटकम्स इसके दो ही आ सकते हैं, या तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे या फेलियर हो जाओगे, बीच का इसके अंदर कोई चांसेस ही नहीं है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। एग्जांपल, या तो आप अपने एग्जाम में या तो पास हो गए या फेल हो गए, बीच का कोई ऑप्शन है नहीं है। या तो आपने सिक्का उछाला, हेड आएगा या टेल आएगा, बीच का कोई ऑप्शन है नहीं है। आपको एक चीज लाए, या तो वो सही होगी, डिफेक्टिव होगी, या नॉन डिफेक्टिव होगी, या तो खराब नहीं होगी या खराब होगी, दो ही चांसेस हैं। तो ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। तो इसकी अजम्पशंस इसके अंदर ये ली जाती है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पर फिक्स्ड हैं, चेंज नहीं हो सकते। जैसे हेड और टेल फिक्स्ड हैं, पास और फेल फिक्स्ड हैं, तो ये चीज बदल नहीं सकती। और इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं, यानी कि एक दूसरे पर इनका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि हेड की और टेल की प्रोबेबिलिटी का एक दूसरे पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। और मेनली दो ही आउटकम होते हैं यहाँ पर, पास और फेल, हेड और टेल, दो ही आउटकम होते हैं यहाँ पर। और कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी होती है, दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, हेड की भी 1/2 है, टेल की भी 1/2 है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो इसका दिखाया जाता है वो कुछ इस तरीके से शो किया जाता है। और यहाँ पर जो एन है, एन से हमारे दिखाए जाते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स की, हमने जो ट्रायल है वो कितनी बार करे, सिक्का उछाला तो कितनी बार उछाला। ठीक है, अटेम्प्ट दिए एग्जाम के तो कितने अटेम्प्ट दिए। पी दिखाती है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की, कितनी बार हम सक्सेसफुल हुए, कितनी बार जो है हम पास हो गए अपने एग्जाम के अंदर, वो दिखाती है हमारी प्रोबेबिलिटी। और क्यू क्या होता है, क्यू जो हमारा निकाला जाता है 1 - p करके निकाला जाता है। यानी कि यहाँ पर जो क्यू की वैल्यू होती है वो, अगर हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो होती है वो हमारी क्या होती है, क्यू की वैल्यू होती है। यानी कि 1 में से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस माइनस कर दें तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ही बचेगी। और मीन जो यहाँ पर दिखाया जाता है वो एनपी से शुरू किया जाता है, एन मल्टीप्लाई बाय पी। एन मैंने बता दिया नंबर ऑफ ट्रायल्स, और पी का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो जब हम नंबर ऑफ ट्रायल्स को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो हमारा मीन कहलाया जाता है। वेरिएंस होता है एनपीक्यू, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मल्टीप्लाई बाय क्यू। क्यू कैसे निकलता है हमारा, मैंने बता दिया, 1 - p करके हमारा क्यू निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है नंबर ऑफ हेड आ रहा है इन 5 कॉइन टॉसेस की, 5 बार आपने सिक्का उछाला तो उसके अंदर कितनी बार हेड आ रहा है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगा।
अब नेक्स्ट आता है हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो इस्तेमाल किया जाता है तो वो जो हमारे जो भी रेयर इवेंट होते हैं उनकी कंटिन्यूइंग में इस्तेमाल किया जाता है कि ये एक फिक्स्ड इंटरवल के अंदर बार बार हो रहा है, ये रेयर इवेंट जो है कितनी बार हो रहा है, तब जो है हम इसके अंदर कौन सा इस्तेमाल करते हैं, अपना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक दिन के अंदर कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट होना नॉर्मल नहीं है, ठीक है, ये रेयर इवेंट है, बट जो है वो हो रहा है, वो फिक्स्ड इंटरवल के अंदर हो रहा है। एक दिन के अंदर एक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं, जबकि ये एक रेयर इवेंट है। टेलीफोन कॉल कितने रिसीव हो रहे हैं, डिफेक्ट्स कितने निकल रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो इन सारी चीज़ों के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं अपना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते हैं, और जो इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन शो करा जाता है वो इस तरीके से इसका प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। तो यहाँ पर जो लैम्डा है, लैम्डा जो होता है वो हमारा दिखाता है एवरेज नंबर ऑफ अक्योरेंस, यानी कि अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो एक्सीडेंट होने का एवरेज नंबर क्या है, एक दिन के अंदर कितने एवरेज एक्सीडेंट होते हैं। तो मीन हमारा क्या होता है, एवरेज ही होता है, एवरेज। तो मीन जो है हमारा वो लैम्डा के ही बराबर होगा, क्यों, क्योंकि लैम्डा जो दिखा रहा है वो हमारे एवरेज वैल्यू दिखा रहा है, तो हमारा मीन भी किसके बराबर होगा, एवरेज के ही बराबर होगा। नेक्स्ट आता है अब हमारा वेरिएंस। वेरिएंस जो शो किया जाता है वो भी लैम्डा से शो किया जाता है। यहाँ पर मीन और वेरिएंस दोनों किससे शो करे जाएंगे, लैम्डा से ही शो करे जाएंगे, जो कि एवरेज वैल्यू दिखा रहा है आउटकम के होने की। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होती है कि यहाँ पर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये मेनली किस चीज के लिए सूटेबल है, रेयर इवेंट्स के लिए, जो अनोखे इवेंट्स होते हैं, जो कॉमन इवेंट्स नहीं होते हैं, उन इवेंट्स के लिए कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर रहता है, हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा बेहतर रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारा वो वेटिंग टाइम निकालता है, यानी दो इवेंट्स के बीच का वेटिंग टाइम कितना है, दो इवेंट्स कब हुए उन दोनों के बीच का वेटिंग टाइम जो नापा जाता है वो हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला जाता है कि हमारी दुकान पर कस्टमर्स कितनी कितनी देर बाद आ रहा है, एक एक घंटे बाद आया, एक दो घंटे बाद आया, तो उनके बीच के आने का टाइम ये हमें कैलकुलेट करना हो तो हम किससे कैलकुलेट करेंगे, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से। अब मशीन हमारी फेलियर होने में उसको कितना टाइम लगा, कब तक वो चलती रही, तो ये चीज़ निकालनी हम किससे निकालेंगे, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से। यानी कि हमें अपने सर्विस सेंटर पर हम गए थे तो वहां पर हमें कितना वेटिंग टाइम लगा, वो चीज़ कैलकुलेट करनी हो, वो चीज़ मेजर करनी हो, तो हम जो है क्या यूज़ करेंगे, अपना एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी जो दे रखी है इसके डेंसिटी फंक्शन की वो कुछ ये दे रखी है, लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, और यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमेशा जीरो से बड़ी होगी, ना ही जीरो हो सकती ना ही नेगेटिव हो सकती, हमेशा क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी। यहाँ पर जो मीन निकाला जाएगा वो उल्टा कर दिया जाएगा, ऊपर लैम्डा था, यहाँ पर 1/लैम्डा करके जो है मीन निकाला जाएगा, और वेरिएंस जो निकाला जाएगा 1/लैम्डा का स्क्वायर करके वेरिएंस निकाला जाएगा। और ग्राफ जो है इसका जो है प्रोबेबिलिटी का कुछ इस तरीके से बनता है कि ये जो है गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, हमारी प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पर हमारी गिरती जाती है। अब आता है हमारा हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है जब हमारी सैम्पलिंग की जाती है बिना रिप्लेसमेंट के, कि हम सैम्पलिंग कर रहे हैं बट उसके अंदर कोई रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा है, कोई चेंजेस नहीं कर रहा है, जो चीज़ जैसी थी वैसी ही हो रही है, तब जो हम इस्तेमाल करेंगे, अपना कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे, हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉक्स के अंदर जो है 8 ठीक बल्ब थे, 2 खराब बल्ब थे। अब उसमें से आपने क्या करा, 3 बल्ब निकाल लिया और उनको रिप्लेस भी नहीं करा, यानी निकाल कर रख लिया आपने 3 बल्ब उसके अंदर से, और उनको कुछ ना रिप्लेस करा ना कुछ करा, बस 3 बल्ब आपने निकाल के रख लिए। तब इस ऐसे केसेस के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है कि आप कोई चीज़ निकाल कर रख लो, उसको रिप्लेस ही ना करो, उसके बदले में सही गलत कुछ डालो ही नहीं। तो अब हम ऐसा नहीं है कि हम सही डाल रहे हैं या गलत डाल रहे हैं, हम कुछ डाल ही नहीं रहे हैं, यहाँ पर कुछ रिप्लेस ही नहीं करा, जो चीज़ जैसी थी उसके अंदर से हमने कुछ चीज़ निकाल ली, अब वो बचा वही अब आउटकम है। तो जब ऐसे बची हुई चीज़ों का हमें डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो तो हम हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसके अंदर फाइनाइट पॉपुलेशन मानी जाती है, यानी कि यहाँ पर जो हम चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों का जो है ये निकलेगा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उन चीज़ों का निकलना मुश्किल है। और यहाँ पर जो सैम्पलिंग की जाती है वो बिना रिप्लेसमेंट के की जाती है, यानी कि 3 निकाल लिए तो वो हटा ही दिए, उनके बदले में ना अच्छा है ना बुरा है, तो रिप्लेस हुए ही नहीं, वो जो निकल गया वो निकल गया। और यहाँ पर होती है हमारी डिपेंडेंट सिलेक्शन होती है, यहाँ पर हम जो है खास तौर पर कुछ कुछ चीजें चूज करते हैं और उनको निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पर जो है हमारी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली हमने 3 निकाल दिए, जबकि बल्ब जो खराब थे वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही थे। तो इसका फॉर्मूला जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से है प्रोबेबिलिटी निकालने का हमारा, और यहाँ पर जो n है वो दिखाता है हमारा पॉपुलेशन साइज, कि टोटल पॉपुलेशन हमारी कितनी है। जैसे 10 बल्ब थे तो यहाँ पर हमारा पॉपुलेशन साइज क्या होगा, 10।
के दिखाता है सक्सेस कितनी है पॉपुलेशन के अंदर, यानी कि ठीक वाले बल्ब कितने थे 8, और एन दिखाता है हमारा टोटल सैंपल साइज। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ही चीजें दिखाई जाती हैं। उसके बाद जो हमारा सिक्स्थ आता है वो आता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये सबसे ज्यादा मार्क कर लीजिए इसको, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके अंदर से मोस्टली सवाल बनते हैं। और जो बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना होते हैं, जैसे कि कुछ किसी भी कोई भी हमारा नेचुरल फिनोमिना होगा, वो मोस्टली जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी हम किसी इंसान की हाइट हो गई, वेट हो गया, किसी का आईक्यू स्कोर हो गया, किसी के एग्जामिनेशन मार्क्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो हमारी मेजर की जाती हैं मोस्टली प्रोबेबिलिटी जो है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली ही की जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी, ये बेल शेप्ड कर्व होता है, कुछ इस तरीके से हमारा बेल की तरह बना होता है, बेल शेप्ड कर्व होता है। दूसरी बात यह है सिमेट्रिकल होता है, और यहाँ पर जो है मीन मीडियन मोड तीनों की वैल्यू बराबर होती है, ये इसकी खासियत है। ठीक है, कि यहाँ पर जो है मीन मीडियन मोड तीनों की वैल्यू बराबर होती है, और यहाँ पर जो टोटल एरिया आता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ये इसकी खासियत है कि बेल शेप्ड का कर्व होगा, सिमेट्रिकल होगा, मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होंगे, और टोटल एरिया हमारा किसका होगा 1 के बराबर। तो इस तरीके से कुछ बेल शेप्ड कर्व होता है, और जो इसका प्रोबेबिलिटी का डेंसिटी फंक्शन है वो कुछ यहाँ पर आप दे रखा है, इसको आप देख सकते हैं। और प्रॉपर्टीज इसकी ये है कि अगर आपकी वैल्यू इसकी जो है 68% के आसपास आ रही है, अबाउट 68% आ रही है, तो ये आपका एक ही स्टैंडर्ड डेविएशन के अंडर ही अंडर होगा। ठीक है, और जो अगर 95% है तो आपका 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के होगा, और 99.7% है तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, अगर विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो अबाउट 68% आएगा, और अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंगली है तो 95% आएगा, और 3 के अकॉर्डिंगली है तो 99.7% आएगा। तो कंपैरिजन देखते हैं, हमने जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े, सबसे पहले हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा जिसका टाइप था डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, और मेन यूज इसका ये था जब हमारी सारी प्रोबेबिलिटीज इक्वल हो, सारी प्रोबेबिलिटीज बराबर हो, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरा हमने तरीका इस्तेमाल करा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो था हमारा डिस्क्रीट टाइप का ही था, और इसके अंदर मेनली हम सक्सेस और फेलियर देखते हैं, कौन सी चीज कितनी सक्सेसफुल हुई, कितनी फेलियर हुई। तीसरी चीज थी हमारी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी टाइप जो था डिस्क्रीट था, और इसके अंदर मेनली जो स्टडी की जाती है रेयर इवेंट्स वगैरह की स्टडी की जाती है, जैसे कि हमने ऊपर एक्सीडेंट्स वगैरह देखे थे, मतलब एक्सीडेंट नहीं देखे थे, एक्सीडेंट का एग्जांपल देखा था। फोर्थ है हमारा हाइपर ज्योमेट्रिक। हाइपर ज्योमेट्रिक का जो टाइप होता है वो हमारा डिस्क्रीट होता है, यानी कि यहाँ पर हम जो है सैम्पलिंग जो करते हैं बिना रिप्लेसमेंट करे करते हैं, जो चीज निकाल दी वो निकाल कर रख दी, अब उसको हम वापस नहीं बदलेंगे। एक होता है हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो टाइप होता है वो कंटिन्यूअस होता है, यहाँ पर हम वेटिंग टाइम निकालते हैं कि कितना टाइम जो है वेट किया गया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो था उसका भी नेचर कंटिन्यूअस होता है, और मोस्टली जितने भी नेचुरल फिनोमेना होते हैं हाइट वेट आईक्यू वो हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही नापे जाते हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब उसके बाद आता है हमारा ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन। ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, जब दो रैंडम वेरिएबल्स की हम साथ स्टडी करते हैं। जब भी हमें किसी भी दो रैंडम वेरिएबल की एक साथ स्टडी करनी होगी तो हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करो एक्स जो है हमारा वो शो करता है कि एक बच्चे के मैथ्स में कितने मार्क्स आए, और वाई जो है वो ये शो करता है कि उसके स्टैटिस्टिक्स में कितने मार्क्स आए। ठीक है, दो चीजें दिखाई जा रही हैं। तो यानी कि यहाँ पर जब हम दोनों चीजों की, दोनों वेरिएबल्स की, एक्स की भी और वाई की भी साथ स्टडी करेंगे, दोनों को साथ ऑब्जर्व करेंगे, साथ समझेंगे, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी जो निकाली जाती है वो कुछ इस तरीके से निकाली जाती है, जैसे सिंगल प्रोबेबिलिटी आप ऐसे निकालते हो तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आप कुछ इस तरीके से लिखोगे और निकालोगे। यानी कि यहाँ पर जो है इस चीज की प्रोबेबिलिटी दिखाई जा रही है कि एक्स इवेंट यानी मैथमेटिक्स के मार्क्स और वाई इवेंट ये दोनों ही चीजें एक साथ हो रही हैं, तो अब हम कौन सी प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे। एक होता है हमारा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये हमारा जो है ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन से ही आया है, यानी कि जब भी हम जो भी हमारी प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं जब उनका सम कर देते हैं, उन दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देते हैं, तो हमारा जो है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकलता है। जैसे एक्स के लिए ये होगा हमारा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, और वाई के लिए होगा वाई इज इक्वल टू वाई, कैपिटल और स्मॉल का फर्क होता है यहाँ पर। ये हमारा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है हमारा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है
वो होता है वन वेरिएबल गिवन अनदर वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल जो मैंने बताया था ना कि एक इवेंट हो चुका है और दूसरा उसके बाद हो रहा है, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताई थी ना, ऐसे ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो हमारा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाया जाता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने लास्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से समझी थी, जिसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आई थी, तो वही सेम चीज है, वही आप वीडियो देखो, आप अच्छे से समझ लो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ही हमारा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाया जाता है। यहाँ पर यह दे रखा है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन टू वाई, कि वाई इवेंट हो चुका है और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बतानी है। तो यहाँ पर हमारी जो है पी एक्स वाई, जिसको हमने ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन की जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज को अपॉन में हमारी पी की प्रोबेबिलिटी, यानी कि दोनों की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी और अपॉन में सिर्फ और सिर्फ पी की प्रोबेबिलिटी, कुछ इस तरीके से जो है हम करके अपना कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बच्चा स्टैटिस्टिक्स में पास हो जाएगा, और ये चीज दे रखी है कि वो मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पास है। कंडीशन दे रखी है, कंडीशन बता रखी है, ऑलरेडी समझा रखा है कि मैथ्स में पास है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो अब स्टैटिस्टिक्स में भी पास हो ही जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन दे दी। जब भी कंडीशन देकर डिस्ट्रीब्यूशन निकाला जाता है तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाया जाता है। अब आता है हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होती है यहाँ पर, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है वो लॉन्ग रन एवरेज आउटकम होती है। यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है क्या होती है? लॉन्ग रन एवरेज आउटकम। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका हमारा फॉर्मूला होता है, और जो इंटरप्रिटेशन है वो ये बोलती है कि ये जो रिप्रेजेंट करता है वो एवरेज वैल्यू एक्सपेक्टेड दिखाता है, कि बहुत बार रिपीटिशन होने के बाद, चीजें बदलने के बाद जो है हमारा क्या एवरेज वैल्यू आई। अब एक्सपेक्टेशंस क्या क्या होती हैं दो वेरिएबल्स की, तो जब हमें दो ये निकालनी हो तो इसको शो करा जाता है ई एक्स प्लस वाई से। तो हम दोनों की जो है एक्सपेक्टेशंस को ऐड कर देंगे कि ई की एक्सपेक्टेशन क्या है, वाई की एक्सपेक्टेशन क्या है। दोनों एक्सपेक्टेशंस को ऐड करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी दोनों वेरिएबल की एक्सपेक्टेशंस कहलाई जाएगी, और इस चीज को क्या बोला जाता है? लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन बोला जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा जो है हार्ड है, लास्ट पिछले 2 यूनिट जो थे आसान थे, ये अब 2 यूनिट मुश्किल ही रहने वाले हैं, तो बेहतर है कि आप अच्छे से इसकी तैयारी करें। अब नेक्स्ट आता है कोवेरियंस। कोवेरियंस जो होता है वो दिखाता है कि जो दो वेरिएबल हैं, जैसे एक्स वेरिएबल था, वाई वेरिएबल था, ये मैथ्स के मार्क्स की स्टेट्स के मार्क्स, तो ये दोनों किस तरीके से मूव करते हैं किसी भी डेटा के अंदर, तो वो हमारा दिखाया जाता है हमारा कोवेरियंस। कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है? ये हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली ही निकाला जाता है। ये हमारा कोवेरियंस का यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन समझते हैं। सबसे जरूरी इंटरप्रिटेशन ये है कि जब भी आपका आंसर पॉजिटिव में आए, यानी कि जब भी आपका पॉजिटिव कोवेरियंस आए, तो इसका मतलब ये है कि दोनों वेरिएबल एक्स और वाई वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, कि अगर आपके मैथ्स में मार्क्स बढ़ रहे हैं तो स्टैट्स में भी मार्क्स बढ़ रहे हैं, मैथ्स में मार्क्स गिर रहे हैं तो स्टैट्स में भी मार्क्स गिर रहे हैं। तो जब पॉजिटिव वैल्यू आती है कोवेरियंस की, तो इसका मतलब ये है कि जो भी दोनों वेरिएबल है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक्स के अंदर इनकम दिखा रखी है, वाई के अंदर कंजम्पशन दिखा रखा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव कोवेरियंस आ रहा है तो आपका इनकम बढ़ने से आपकी कंजम्पशन भी बढ़ रही है। और नेगेटिव कोवेरियंस अगर आपका आता है, आपकी कोवेरियंस की वैल्यू माइनस में आती है, नेगेटिव में आती है, तो इसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कि अगर मैथ्स में मार्क्स बढ़ रहे हैं तो स्टैट्स में कम हो रहा है, स्टैट्स में बढ़ रहा है तो मैथ्स में कम हो रहा है। ठीक है, जैसे कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, तो दोनों के बीच में क्या है? हमारा नेगेटिव कोवेरियंस है। जब भी चीजों के प्राइस बढ़ते हैं तो उनकी डिमांड कम हो जाती है, नहीं हो जाती कि चीजें महंगी हो गई, अब कोई उसे नहीं खरीदेगा, कम लोग उसको खरीदेंगे। तो ये हमारा आता है नेगेटिव कोवेरियंस के अंडर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा, एक आता है हमारा जीरो कोवेरियंस। जब आपकी कोवेरियंस की वैल्यू 0 आए तो इसका मतलब ये होता है दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, कि मैथ्स में अपने अकॉर्डिंगली मार्क्स आ रहा है, स्टैट्स में अपने अकॉर्डिंगली मार्क्स आ रहे हैं। जितनी मैथ्स पढ़ी उसके अकॉर्डिंगली मैथ्स में मार्क्स आ गए, जितनी स्टैट्स पढ़ी उसके अकॉर्डिंगली स्टैट्स में मार्क्स आ गए। दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, कुछ ताल्लुक ही नहीं है, तो वो हमारा जीरो कोवेरियंस दिखाता है। उसके बाद आता है अब हमारा कोरिलेशन। कोरिलेशन जो होता है वो मेजर करता है, वो नापता है क्या चीज है? 2 चीज है, एक तो स्ट्रेंथ नापता है और दूसरी चीज
सकता है डायरेक्शन। दो चीजें नापी जाती हैं कोरिलेशन के अंदर, पहली चीज स्ट्रेंथ, दूसरी चीज डायरेक्शन। मगर किस चीजों की स्ट्रेंथ और किन चीजों की डायरेक्शन नापी जाती है, यानी कि जो भी दो वेरिएबल दे रखे हैं, एक्स है वाई है, ये जो दो भी वेरिएबल्स हमारे दे रखे हैं, इन दोनों के बीच की इनकी जो रिलेशनशिप है, इनके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है और इनकी रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है, इनके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन नापना जो है हमारा कोरिलेशन का काम होता है इन वेरिएबल्स की। तो फॉर्मूला होता है हमारा इसका कोरिलेशन का कि जो कोवेरियंस आया तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो रेंज जो होगी हमेशा इसकी जो है -1 से लेकर 1 के बीच में ही आएगी। हमारी कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा कितनी रहती है, -1 से लेकर 1 के बीच की रहती है, ना इससे ज्यादा आती ना कम आती। तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि जब भी आपकी वैल्यू +1 आ रही है, तो जब भी +1 आ रही है तो मतलब यह है पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी दोनों के बीच की स्ट्रेंथ भी बढ़िया है, दोनों की रिलेशनशिप भी बढ़िया है, और जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है कि दोनों बढ़ रहा है। अगर मैथ्स में मार्क्स बढ़ रहे हैं तो स्टेट्स में भी बढ़ रहा है। तो जब +1 आ रही है तो ये शो करेगा, और जब 0 आ रही है तो मतलब दोनों में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, कोई को रिलेशन ही नहीं है कि मैथ्स में जितने बड़े उसमें मैथ्स में मार्क्स आ गए, उसमें स्टेट्स जितनी बड़ी स्टेट्स में मार्क्स आ गए, तो इसके अंदर कोई रिलेशन चाहिए। -1 का मतलब ये है कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, दोनों चीजें एक दूसरे की उल्टी है, मैथ्स में बढ़ रहा है तो स्टेट्स में गिर रहा है, स्टेट्स में बढ़ रहा है तो मैथ्स में गिर रहा है। तो ये हमारी कुछ जो है इंटरप्रिटेशन इसकी आती है। तो कोरिलेशन का ग्राफ जो होता है पॉजिटिव कोरिलेशन का, वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और नेगेटिव कोरिलेशन का कुछ अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, और नो कोरिलेशन का जो है हमारा कुछ इसी तरीके से स्प्रेड होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब जो होता है हमारे इंपॉर्टेंस आती है कि इसकी बिजनेस और इकोनॉमिक्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी, तो इन सारी चीजों की अब हम अपने बिजनेस के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर क्या यूज होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जब हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करी, तो जब भी बिजनेसेस को, इकोनॉमिस्ट को जो है रिस्क एनालिसिस करना होता है कि किसी भी चीज में रिस्क का पता लगाना होगी, कितना रिस्क है, तो वो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। या फिर मार्केट का अंदाजा लगाना हो, मार्केट फोरकास्ट करनी हो कि मार्केट के अंदर क्या बदलाव आने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, तब भी जो है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ही इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी क्वालिटी कंट्रोल करनी हो कि जैसा माल बना रहे हैं वैसे ही बनता रहे, बढ़िया माल बनता रहे, बेकार चीजें हमारी दुकान के अंदर ना बने, हमारे बिजनेस में ना बने, तब भी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कब होता है, जब हमें बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट को एनालाइज करना हो कि कैसा रिजल्ट आया, या फिर वेट डिस्ट्रीब्यूशन को पता करना हो कि हमें किस तरीके से जो है लोगों को अपने, हमारे एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं, जो लेबर काम कर रहे हैं, उनको वेजेस कैसे देनी है, और बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर के अंदर भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा कोवेरियंस और कोरिलेशन है, जब भी हमें इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करना हो कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना, कि इस चीज के बढ़ने से हमारी इन्वेस्टमेंट गिरेगी तो नहीं, या फिर कंज्यूमर बिहेवियर समझना हो कि हाँ कंज्यूमर बिहेवियर हमारी उसके साथ स्ट्रेंथ कैसी है, और जब भी फोरकास्ट करनी हो डिमांड की कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है, घटने वाली है प्राइस के बढ़ने से, जैसे मैंने ऊपर बताया ना, प्राइस के बढ़ने से डिमांड गिर गई, तो वो हमारा कोवेरियंस के अकॉर्डिंगली कोरिलेशन में ही, ये मैंने ऊपर बताया था आपको। तो जब डिमांड फोरकास्टिंग करनी हो तब भी कोवेरियंस कोरिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है, और काफी सारी इकोनॉमिक रिसर्च के अंदर भी कोवेरियंस और कोरिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस, यही तक थी आज की वीडियो। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी चाहिए तो वो भी बता देना, मैं ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स भी लाने की, बट 4th यूनिट बन जाए वही बड़ी बात है। तो उसके लिए भी मुझे है, मैं जा रहा हूँ उसको रिकॉर्ड करने, नोट्स वगैरह तो रेडी ही हैं, बट अभी उसको रिकॉर्ड करना है, इसको एडिट करके अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बट अब जो है हम, हो गई आज की वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, वो तो कर ही दिया करो, ठीक है। और जिसको भी नोट्स परचेज करने फॉर द ₹150 ओनली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन और पिन कमेंट, तीनों जगह आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर परचेज कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लास्ट यूनिट के साथ, यूनिट नंबर 4।